हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल 2 ऑन डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कल हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल एग्जांपल 2, जिसमें ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट फर्स्ट 2 सालों के लिए कंप्लीट किया था। उन्होंने आपको मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है फॉर 3 इयर्स, बट उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना है, वर्किंग नोट करना है। फिर वर्किंग नोट को बेस लेके हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो हमने वर्किंग नोट में कहाँ तक सॉल्व किया था, तो हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, यस और नो। हमने 1 जनवरी 2017 को मशीन परचेस की फॉर 1,80,000। फिर इमीडिएटली 31 मार्च 17 यानी कि आफ्टर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हमने 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चार्ज किया 3,750। तो 180 की मशीन में से फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया एज 3,750। तो हमारी रिटन डाउन वैल्यू जो सेकंड ईयर में आई दैट इज 1,76,250। तो 1,76,250 हमारी सेकंड ईयर की ओपनिंग बैलेंस बना, जैसे मैंने रिटन डाउन वैल्यू लिखा ऑन 1 अप्रैल 2017। सो फर्स्ट ईयर 31 मार्च 17 को कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ, जिस दिन में 176,250 की मशीन फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर लेके आया। फिर 31 मार्च 2018 दैट इज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मैंने क्या किया, मशीनरी को फिर से डेप्रिसिएट किया। एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमें क्या करना है, मशीन को कंपलसरी डेप्रिसिएट करना है। तो 31 मार्च 17 को पहला डेप्रिसिएशन दिया, दूसरा डेप्रिसिएशन में चार्ज कब करूंगा, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 18 को मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरा 15,000, क्योंकि 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18 इन द सेकेंड ईयर मैंने मशीनरी पूरे 1 साल के लिए यूज की, यस और नो। माय सेकेंड ईयर स्टार्टेड एट 1 अप्रैल 17 एंडेड ऑन 31 मार्च 18। सो आई हैव यूज्ड माय मशीन फॉर फुल 1 ईयर, या पूरे 1 साल के लिए या पूरे 12 महीने के लिए मैंने यूज किया। तो टोटल डेप्रिसिएशन आई विल चार्ज 15,000। 15,000 कहाँ से आया, तो इसका भी वर्किंग नोट कल हमने पढ़ा था, यस और नो। हमने फॉर्मूला यूज किया कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, राइट। एंड हमें मिला था आंसर 15,000 पर एनम, कि साल का डेप्रिसिएशन 15,000। पहले साल मैंने पूरा साल मशीन यूज नहीं किया, 3 महीने यूज किया, इसलिए 3 महीने का डेप्रिसिएशन लिया। सेकंड ईयर मैंने मशीनरी पूरे 1 साल के लिए यूज किया। सेकंड साल जब शुरुआत हुआ तब से लेके सेकंड साल के एंड तक मेरे पास मशीनरी एज इट इज थी। तो मैंने सेकंड ईयर मशीनरी पूरे साल के लिए यूज किया, इसलिए मैंने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया इन द सेकंड ईयर। एंड सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके अब फाइनली मेरी मशीन थर्ड ईयर में आई एज 1,61,250, जिसे मैं फिर से लिख रहा हूँ WDV ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018 को। अब थर्ड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ, ये एंड कब होगा, ये एंड होगा 31 मार्च 2019, यस और नो। 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट हुआ तो वो 31 मार्च 2019 को एंड होगा, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अप्रैल 18 टू मार्च 19। तो 1 अप्रैल 2018 को जो मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो एंड होगा 31 मार्च 2019। बट हमें डायरेक्टली ईयर एंड की एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इस थर्ड ईयर में और कुछ हुआ क्या। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने कहा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 द एंटायर मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1,50,000, राइट। कब बेचा, 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर 2018 31 मार्च 2019 से पहले आता है क्या, एंड 1 अप्रैल 2018 के बाद आता है क्या। मतलब वी हैव टू चेक कि जो मशीन बेचने की डेट है वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर के बीच में आती है क्या वो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में कहीं है क्या। उसका आंसर इज यस, कि 1 अक्टूबर 18 1 अप्रैल 18 के बाद आएगा, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड देन अक्टूबर आएगा। मतलब 1 अप्रैल 18 के बाद अक्टूबर 18 आएगा। बट ये 31 मार्च 19 से पहले क्या, बट ऑब्वियस 31 मार्च 19 से पहले ही 1 अक्टूबर 18 आएगा ना। तो 1 अक्टूबर 18 इज अ डेट जो एग्जैक्टली थर्ड ईयर में आ रही है या थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। मतलब मशीन बेचने की एंट्री मुझे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में करनी है। मतलब 31 मार्च 19 तक जाने की जरूरत नहीं है, उसी से पहले 1 अक्टूबर 18 को मैं मशीनरी बेच रहा हूं। मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2018 एंड मैं मशीन बेच रहा हूं ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के कुछ महीनों बाद में मशीन को बेच रहा हूं। मैंने तीसरे साल मशीन पूरा यूज ही नहीं किया, 31 मार्च 19 तक यूज ही नहीं किया। 31 मार्च 19 से पहले ही 1 अक्टूबर 18 को मैंने अपना मशीन बेच दिया। तो मुझे 1 अक्टूबर 2018 को मशीन बेचने की एंट्री पास करनी है,
राइट। पहले हम वर्किंग नोट में रिकॉर्ड करेंगे कि हाउ टू सेल अ मशीन, या मशीन सेल करने पर क्या क्या अकाउंटिंग होगा या क्या क्या कैलकुलेशन होगा, एंड फिर जब हम लेजर में जाएंगे तब देखते हैं कि मशीन बेचने का अकाउंटिंग क्या होगा, राइट। अब जब भी क्वेश्चन में मशीन बेचने की इंफॉर्मेशन होगी तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जिस दिन आप मशीन बेच रहे हो उस दिन फिर से उस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या, फिर से ध्यान से सुनो कि जिस दिन या क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि मशीन बेचा, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया कि 1 अक्टूबर 2018 को हमने पूरी की पूरी मशीन उठा के बेच दी, तो 1 अक्टूबर 2018 मशीन बेचने से पहले उस मशीन पर 1 अक्टूबर 18 को क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। हमारा थर्ड फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 18 को, एंड मैं मशीन कब बेच रहा हूं, 1 अक्टूबर 2018, मतलब थर्ड फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ महीने मशीन यूज करके बेची। तो जितने महीने मैंने मशीन यूज की इन द थर्ड ईयर, उतने महीने का मुझे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड फिर मशीनरी को बेचना है। गेटिंग इट। तो जब भी मशीन बेचोगे या एसेट बेचोगे तो उस एसेट्स को बेचने से पहले उस पर क्या करना है, आपको जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हमें 31 मार्च तक अभी रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच रहा हूं, तो 1 अक्टूबर मशीन बेचने से पहले इमीडिएटली उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो मैं क्या करूंगा, मशीन बेचने से पहले अपने वर्किंग नोट में मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कब चार्ज करूंगा, 1 अक्टूबर 18 को, जिस दिन मैं मशीन बेच रहा हूं, बेचने से पहले उससे इस साल का जितना डेप्रिसिएशन बनता है उतना काटो और फिर बेचो। तो 1 अक्टूबर 18 को ही मैं मशीन बेच लूंगा, उसी दिन मैं पहले क्या करूंगा, बेचने से पहले मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं फिर से वर्किंग नोट में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 18, आगे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन कि 1 अक्टूबर 18 को मैं अपने मशीन को फिर से डेप्रिसिएट करूंगा। बट अगेन मैं 1 साल के लिए उसे डेप्रिसिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इन थर्ड ईयर मैंने मशीन पूरा 1 साल यूज ही नहीं किया। मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 18 को एंड इट इज गोइंग टू बी एंड ऑन 31 मार्च 19। तो मैंने पूरा 1 साल मशीन यूज किया है क्या, आंसर इज नो। मैं मशीन अक्टूबर में ही बेच रहा हूं, मतलब मैंने साल के बीच में ही मशीन को बेच दिया, तो मुझे बस उतने पीरियड का ही इस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जितना पीरियड मैंने उसे बेचने से पहले यूज किया। इन द फाइनेंशियल ईयर जो मैं बेच रहा हूं, उस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना महीना उसे यूज किया, दैट पीरियड आई हैव टू कैलकुलेट। तो ये पीरियड कहां से कहां है, तो मेरा फिर से थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 18 एंड मैं मशीन बेच रहा हूं ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो अप्रैल टू अक्टूबर, दैट इज 1 अप्रैल 2018 टू 1 अक्टूबर 2018, अगर आप काउंट करोगे तो इट इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कैसे, सिंपल, अप्रैल टू अक्टूबर। तो मुझे बताओ अप्रैल महीना काउंट करना है या नहीं काउंट करना है, आंसर इज यस कि 1 अप्रैल को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल पूरा मैंने मशीन यूज किया, मतलब अप्रैल मंथ मैंने पूरा मशीन यूज किया। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई महीना मैंने पूरा मशीन यूज किया। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इज माय 6th मंथ, मतलब 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक मैंने मशीन यूज किया एंड सितंबर के इमीडिएटली बाद 1 अक्टूबर को मैं मशीन बेच रहा हूं, तो अक्टूबर पूरा महीने मैंने मशीन यूज ही नहीं किया, मैंने इमीडिएटली सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर में मशीन बेचा। तो अक्टूबर मंथ आई डोंट हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू टेक अप्रैल पूरा महीना कि अप्रैल पूरा महीना मैंने यूज किया, मई पूरा महीना यूज किया, जून पूरा महीना यूज किया, जुलाई पूरा महीना यूज किया, अगस्त पूरा महीना यूज किया, इवन सितंबर पूरा महीना यूज किया। 30 सितंबर को मेरा सितंबर मंथ खत्म हुआ एंड इमीडिएटली 1 अक्टूबर को आई एम सेलिंग द मशीन, तो अक्टूबर महीना मैंने मशीन यूज नहीं किया, तो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट और काउंट द अक्टूबर मंथ। सो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर इज अ पीरियड ऑफ 6 months, या इवन यू कैन गो डेट टू डेट, दैट इज 1 अप्रैल to 1st May is 1 month, 1st April to 1st May is 1 month, फिर 1st May to 1st June is 2nd month, 1st June to 1st July is 3rd month, फिर 1st July to 1st August is 4th month, 1st August to 1st September is 5th month and 1st September to 1st October is 6th month। तो मैंने नए साल में मशीन केवल 6 महीने के लिए यूज की, तो मुझे इस मशीन को बेचने से पहले इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दैट इन द थर्ड फाइनेंशियल ईयर मैंने 1 अक्टूबर को मशीन बेची,
तो 1 अप्रैल को मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से लेके मशीन बेचने की डेट 1 अक्टूबर तक पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स। तो बेचने से पहले मुझे मशीन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वही मैं साइड में आपको नोट में लिख के दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल 18 to 1 अक्टूबर 18 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, सो आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स ओनली, सो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। इज दिस क्लियर? तो 1 अप्रैल 18 को मैंने ईयर स्टार्ट किया, तीसरा साल स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर 18 को मैं मशीन बेच रहा हूँ, बट बेचने से पहले आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी सम। ये कंसेप्ट याद रखो कि मशीन बेचना है, मशीन बेचने से पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो उस साल के लिए जितना महीना आपने यूज किया। तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में मैंने मशीन 6 महीने के लिए यूज की, तो आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। अब ये 6 महीने का कैलकुलेशन कैसा होगा? तो जैसे हमने शुरुआत में फर्स्ट ईयर में 3 महीने का कैलकुलेशन किया, उसी प्रकार में करूंगा। यस और नो? कि मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना? 6 मंथ्स। तो मैं आगे पहले लिख रहा हूँ फॉर 6 मंथ्स, कि इन थर्ड ईयर आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो जैसे मैंने 3 महीने का कैलकुलेट किया उसी प्रकार, सिर्फ मैं फॉर्मूला में चेंज क्या करूंगा, 3 महीने की जगह 6 मंथ्स लिखूंगा। कल ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि 15,000 पूरी साल का डेप्रिसिएशन है, तो 15,000 को डिवाइडेड बाय क्या करो, 12 करो, आपको 1 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय आपको कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करो, आपको एग्जैक्टली उतने महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो वहां पर हमने कैलकुलेशन किया था 15,000 इंटू 3/12, क्योंकि मुझे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए था। अब मुझे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए? 6 मंथ्स का। तो मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा 15,000 एज माई टोटल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। सो फॉर 6 मंथ्स माई कैलकुलेशन विल बी 15,000 इंटू 6/12। इज दिस क्लियर? तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 15,000 इंटू 6/12 विल फेच यू आंसर ऑफ 7,500। मतलब आप आपके मशीनरी पर 7,500 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन, देखो आप ओरली भी उसे सॉल्व कर सकते हो। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000। पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन 15,000 है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मीन्स 15,000 का हाफ। तो 15,000 को हाफ करोगे, आधा करोगे, तो हाउ मच विल गेट? 7,500। कैलकुलेशन भी करोगे तो 7,500, लॉजिकली कॉमन सेंस के ऊपर सोचोगे तो भी 7,500 है। तो जो मशीनरी मैंने बेची, वो बेचने से पहले मैंने उसे 6 महीना यूज़ किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है 7,500। सो मैं अपने मशीन से क्या कर रहा हूँ, 7,500 डेप्रिसिएशन काट के नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ। तो 1,61,250 माइनस 7,500 विल गिव मी 1,53,750। कितना देगा? 1,53,750। सो बिफोर सेलिंग माई मशीनरी आई डेप्रिसिएटेड इट, एंड डेप्रिसिएशन काटने के बाद अब मेरे मशीन की वैल्यू बच रही है 1,53,750। तो सिंपल ये कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन आपने मशीन बेची उस दिन उसकी बुक में वैल्यू थी 1,53,750। सो जो मैं मशीन बेच रहा हूं, मैंने खरीदा था 1,80,000 में, कॉस्ट 1,80,000 थी, बट उसे यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हुई, रिड्यूस हुई। कि मैंने मशीन खरीदी थी 1,80,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, एंड अब तीसरे साल में मैंने 6 महीने का और डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो जो 1,80,000 की मशीन थी, अब डेप्रिसिएशन माइनस कर करके उसकी वैल्यू बची है केवल 1,53,750। सो द डेट ऑन विच आई सोल्ड द मशीन, द बुक वैल्यू, इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। की टुडेज बुक वैल्यू, कि आज बुक में वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन काटने के बाद आपकी बुक में वैल्यू क्या है? 1,53,750। सो ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ माई मशीन और ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ माई एसेट स्टैंड्स एट 1,53,750। तो जो 1,53,750 की मशीन थी वो मैंने बेची कितनी? क्वेश्चन में उन्होंने दिया है फॉर 1,50,000। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1,53,750 की मशीन को 1,50,000 में बेचना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस मशीनरी सोल्ड। क्या लिख रहा हूं? माइनस मशीनरी सोल्ड। कितने में बेचा? 1,50,000। तो मैं लिख रहा हूं 1,50,000। यहां तक क्लियर है? मैंने 1 अक्टूबर को मशीन बेची। 1 अक्टूबर को मशीन बेचने से पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड उसकी आज की वैल्यू जो डेप्रिसिएशन के बाद है वो निकाली, जिसे मैं बुक वैल्यू कह रहा हूँ। कि जिस दिन मैंने मशीन बेची उस दिन मशीन की बुक वैल्यू थी 1,53,750। मैंने इमीडिएटली उसमें से क्या किया कि मैंने मशीन बेची कितने में? माइनस मशीनरी सोल्ड 1,50,000। मतलब 1,53,750 की मशीन मैंने 1,50,000 में बेच दी। तो सोचने वाली बात है, बुक में मेरी मशीन की कीमत थी 1,53,750, बट आई सोल्ड इट फॉर 1,50,000। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कम प्राइस में बेचा।
यस और नो? ध्यान से सुनो। आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरे आज के दिन, जिस दिन मैंने मशीन बेची उस दिन मशीन की कीमत थी 1,53,750, बट मैंने उसे बेचा कितने में? 1,50,000 में। तो इनका जो डिफरेंस है वो नीचे आ रहा है 3,750। ये डिफरेंस है क्या मेरे लिए? तो ये डिफरेंस मेरा लॉस है। ये डिफरेंस मेरे लिए क्या है? लॉस है। कैसे लॉस? तो जिस मशीन की कीमत बुक में 1,53,750 थी वही मशीन मैंने उठाई एंड 1,50,000 में बेची। तो जो मशीन मेरे पास 1,53,750 की है इन माय बुक्स और इन माय फैक्ट्री, उस मशीन को मैंने 1,50,000 में बेचा, मतलब 1,53,750 की मशीन गई एंड मेरे जेब में 1,50,000 ही आए, तो मुझे नुकसान हो रहा है। यस और नो? कितना नुकसान हो रहा है? 3,750 का नुकसान हो रहा है। तो 3,750 को मैं अंदर लिखूंगा एज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इज दिस क्लियर? तो ये लॉस का कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? कि 153,750 तक सबको क्लियर था। उसमें से मैंने मशीन बेची कितने में? 150 क्वेश्चन में दिए, वही वैल्यू मैंने कॉपी की, राइट? तो मेरी आज की बुक वैल्यू मशीन की 153,750, तो ऑन वन हैंड मैं 1,53,750 की मशीन दे रहा हूँ एंड दूसरी तरफ मुझे केवल 1,50,000 कैश मिल रहा है। तो जो मशीन मैंने दी उसकी कीमत ज़्यादा है एंड मुझे जो पैसे मिले वो कम है। अब मशीन बेचूंगा तो फ्री में थोड़ी बेचूंगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो मैंने मशीन कितने में बेचा है? उन्होंने कहा है द एंटायर मशीन वाज सोल्ड फॉर 1,50,000, मतलब मशीन बेच के आपको 1,50,000 रुपीज मिले। तो ऑन दी वन हैंड मेरे पास से 1,53,750 की मशीन चली गई एंड ऑन दी अदर हैंड मेरे पास 1,50,000 रुपीज कैश आई। सो जो मशीन जा रही है उसकी कीमत ज़्यादा है एंड जो पैसा मिल रहा है वो कम है। कितना कम मिल रहा है मुझे? 3,750 कम मिल रहा है। तो 3,750 मुझे कम मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या बन गया? नुकसान। उसे मैं कहूँगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इज दिस क्लियर? तो मशीन बेचने पर हमें 3,750 का लॉस हुआ, राइट? आपका मैं अभी इमीडिएटली काम दे रहा हूँ कि जो कल का लेक्चर था एंड अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया उसे फिर से एक बार पढ़ो कि स्टार्ट से लेके एंड तक हमने कैसे वर्किंग नोट बनाया। अगर डाउट है तो, नहीं तो वी कैन कंटिन्यू, या आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये अगर वर्किंग नोट आपको क्लियर है कि हमने मशीन परचेस किया है, पहले साल के एंड पर डेप्रिसिएशन दिया, फिर दूसरे साल में मशीन लेके आया, दूसरे साल के एंड पर डेप्रिसिएशन दिया, फिर तीसरे साल मशीन लेके आया, तीसरे साल उसे हमने बेचा, बट बेचने से पहले मैंने उसे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया कि थर्ड ईयर में मैंने मशीन को 6 महीने यूज़ किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड फिर उसे बेचा एंड बेचने पर मुझे पता चला कि हमने तो कम प्राइस में बेचा तो हमें लॉस हो रहा है। सो दिस इज हाउ माई वर्किंग नोट विल अपीयर। अब इसके आगे कुछ होगा क्या? आंसर इज नो। मशीन बेच दिया तो मशीन खत्म। अब 31 मार्च 2019 जब मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो मेरे पास मशीन है क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए? नहीं। अक्टूबर महीने में ही मुझसे मशीन चली गई तो इस वर्किंग नोट को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है कि मशीन बेचा, खत्म। अब मशीन तो होनी चाहिए ना कि जिस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। मशीन बेचने के बाद आप किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? किसी पर नहीं। जिसने खरीदा वो अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, हम क्यों चार्ज करेंगे? तो मशीन तो चली गई, सो देयर इज नो मोर मशीन विथ अस। सो थर्ड ईयर के एंड में, दैट इज 31 मार्च 19 को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ आवर वर्किंग नोट विल अपीयर। अब मैं क्या करूंगा, इसी वर्किंग नोट को बेस लेके जो जो उन्होंने कहा है उतने अकाउंट्स बनाऊंगा। तो उन्होंने आपको मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, राइट? तो वो ऑलरेडी हमने फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट को एज अ बेस ले रहा हूँ एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वर्किंग नोट साइड में लेके आया, राइट? तो ये मेरा अभी बेस रहेगा, इस वर्किंग नोट के हिसाब से मैं अकाउंटिंग करूंगा। अगेन मशीनरी अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर उसे कंप्लीट करने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हमें मशीनरी अकाउंट कितने सालों के लिए बनाना है? 3 सालों के लिए। तो 3 साल का अकाउंटिंग करेंगे, 3 बार उसे क्लोज करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन में आके 3 बार डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास करेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये काम थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। तो शुरुआत कहां से होगी? फिर से कि हमने 1 जनवरी 2017 को मशीनरी परचेस की फॉर 1,80,000। तो मशीनरी आने पर उसकी एंट्री में मशीनरी अकाउंट के डेबिट में करूंगा। यस और नो? कि ये मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी खरीद रहा हो तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड उसके बदले में मैं क्या करूंगा, पैसा दूंगा तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल अकाउंटिंग एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी, तो आप क्या कहोगे, मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड मैंने पैसे दिए, फ्री में तो नहीं मिलेगा, तो टू बैंक अकाउंट। एज्यूमिंग कि बड़ी अमाउंट है तो हम चेक से पे करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विल बी माई जर्नल एंट्री एंड उसका पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट के कौन सी तरफ होगा, डेबिट। ये सिंपल जर्नल एंट्री का कंसेप्ट भूल जाओ, मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट। यस और नो? जब भी आप एसेट खरीदोगे, मशीनरी खरीदो, मोटर कार खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, लैपटॉप खरीदो, तो खरीदने पर जो एसेट का अकाउंट आप बना रहे हो वो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा,
राइट। तो मैंने 1 जनवरी 17 को मशीनरी परचेस किया, तो मैं मशीनरी अकाउंट में आ रहा हूँ, पहले मैं पूरा मशीनरी अकाउंटिंग करूंगा, फिर मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करूंगा। अभी हम ओनली कॉन्सेंट्रेट कि मशीनरी के साथ क्या क्या हो रहा है, कि मशीनरी खरीदा, फिर डेप्रिसिएशन दिया, फिर डेप्रिसिएशन दिया, एंड फिर मैंने मशीन बेचा, राइट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी 17 टू बैंक अकाउंट 1,80,000 मशीनरी परचेस की, राइट। तो 1 जनवरी सिंपल है, मशीन परचेस किया। अब इमीडिएटली क्या हुआ, 31 मार्च 17 को मैंने इस मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, तो मशीन आई। अब इस मशीन को मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएट, तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ करूंगा, क्रेडिट साइड में, सिंपल। तो मैं मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,750। अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग नोट में कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पर पहले साल का अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ कि मैंने मशीन खरीदा एंड उसे डेप्रिसिएट किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इमीडिएटली क्या करो, मशीन अकाउंट को बैलेंस करो, तो दोनों तरफ टोटल में लिख रहा हूँ 1,80,000 एंड मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,76,250, जिसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 17, दैट इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड इस कैरिड डाउन बैलेंस को मैं सेकंड ईयर में लेके आऊँगा, दैट इज 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76,250। तो कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। 1 अप्रैल 17 को मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में बैलेंस लेके आया, राइट। सो मेरा 1 अप्रैल 17 को सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। एंड अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हुआ क्या, तो डायरेक्टली सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में, दैट इज 31 मार्च 18 को हमने मशीनरी को डेप्रिसिएट किया बाय 15,000। तो फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री में करूंगा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। ये सिंपल है कि सेकंड ईयर शुरू हुआ, मैंने फर्स्ट ईयर से बैलेंस नीचे लेके आया, एंड अब सेकंड ईयर के एंड में मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूँ। तो इमीडिएटली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मैं क्या करूँगा, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करूँगा। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,61,250। फिर से उसे कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 18, उसे उठा के नए साल में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,61,250, डेट विल बी 1 अप्रैल 2018। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल। फर्स्ट ईयर मशीन खरीदा, उसे डेप्रिसिएट किया, बैलेंस सेकंड ईयर में लेके आया, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसका बैलेंस लेके मैं थर्ड ईयर में लेके आया। तो थर्ड ईयर में मशीन आ गई। अब थर्ड ईयर में हुआ क्या, तो थर्ड ईयर में हमने मशीनें बेची। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में वो कंसेप्ट पढ़ा है कि थर्ड ईयर में हमने मशीन बेची। तो अब जब भी आप मशीन बेचोगे या जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, तो बैक ऑफ द माइंड ये कंसेप्ट रखो कि जब भी आप कोई एसेट बेचोगे तो एसेट अकाउंट में आपको 3 एंट्रीज करनी है। जब भी आप एसेट बेचोगे तो एसेट अकाउंट में आपको कितनी एंट्री करनी है, 3 एंट्रीज। कैसे 3 एंट्रीज, उसका भी लॉजिक में बताता हूँ कि एसेट बेचने पर सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट्स बेचने से पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमें डेप्रिसिएशन का एक एंट्री करना है इन मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, उस मशीन को बेचने की एंट्री करनी है। जैसे हमने खरीदने की एंट्री की, उसका उल्टा बेचने की एंट्री होगा, देखेंगे कैसा, ये दूसरा एंट्री करना है। एंड तीसरा, मशीन बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग भी आपको मशीनरी अकाउंट में करना है, क्योंकि मशीनरी बेचने की वजह से लॉस हो रहा है। तो जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, राइट, ये बैक ऑफ द माइंड रखो कि जब भी आप एसेट बेचोगे तो यू हैव टू डू 3 एंट्रीज इन द एसेट अकाउंट। एसेट बेचोगे, 3 एंट्रीज एसेट अकाउंट में करनी है। एक, उसका उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, दूसरा उसे बेचने की एंट्री, एंड तीसरा उसका प्रॉफिट है या फिर लॉस है वर्किंग नोट के हिसाब से, वो देख के हम उसकी एंट्री करेंगे, राइट। तो ये 3 एंट्रीज कब होगी, ये तीनों एंट्रीज उसी दिन होंगी जिस दिन हम मशीन बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो कि हमने मशीन कब बेची, 1 अक्टूबर 2018, एंड मशीन बेचते वक्त हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 7,500। तो मैं पहला डेप्रिसिएशन का एंट्री करूंगा, फिर मशीन बेचने का एंट्री करूंगा, और फिर उसके ऊपर जो फायदा है या नुकसान है उसका एंट्री करूंगा। इज दिस क्लियर? अब ये एंट्री कहाँ होगी, तो पहला डेप्रिसिएशन का एंट्री है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। तो जो मशीन बेचते वक्त का डेप्रिसिएशन है 1 अक्टूबर 2018 का, वो उठा के मैं कहाँ लिखूंगा, मैं मशीनरी के क्रेडिट में लिखूंगा। तो मैं क्रेडिट में आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500। मैंने वर्किंग नोट से उठाया एंड मशीन अकाउंट में कॉपी किया। ये क्लियर है? तो ये मशीन बेचने से पहले का डेप्रिसिएशन है, दिस इज माय फर्स्ट एंट्री व्हाइल सेलिंग द मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने मशीन बेचा, तो वर्किंग नोट में देखो मशीन सोल्ड फॉर 1,50,000। तो ये 1,50,000 की एंट्री कौन सी तरफ होगी, तो कॉमन सेंस क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मशीन जारी, बेच रहे हो ना मशीन, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन विल बी क्रेडिट। या आपको और कॉमन सेंस चाहिए, तो जब हमने मशीन परचेस किया तो डेबिट में एंट्री 3 टू बैंक अकाउंट। अब बेचोगे तो एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट में। मशीन आई डेबिट, मशीन जा रही है क्रेडिट, यस और नो। तो जब मशीन बेचोगे फिर से क्रेडिट में एंट्री होगी कि मशीन जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसा।
तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमारे बैंक में पैसा आया एंड मशीनरी चली गई, कितना 1,50,000 हमने मशीनरी 1,50,000 में बेची। तो मशीन बेचने की एंट्री मैं कौन सी तरफ करूंगा, ऑन द क्रेडिट साइड। तो मशीन बेचने की एंट्री में फिर से 1 अक्टूबर 18 को करूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18 बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। बाय बैंक अकाउंट मशीन बेचने पर पैसा मिलेगा ना, मशीन गई पैसा आया, यस और नो। ये पैसा कहाँ जमा होगा, से फॉर एग्जांपल बैंक, कैश है या बैंक है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम हमेशा बैंक लिखेंगे कि मैंने जैसे मशीन परचेस करते वक्त बैंक से पैसा पे किया, वैसा ही मशीन बेचते वक्त मेरे बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में मैं एंट्री कर रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। ये दो एंट्रीज क्लियर है कि पहले मैंने मशीन बेचने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर मैंने मशीन बेच दी, तो ये दो एंट्रीज क्लियर है। तो बेचते वक्त जैसे मैंने कहा 3 एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन, बेचो एंड प्रॉफिट और लॉस। अब क्वेश्चन में चेक करो कि इस मशीन पर हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो इस मशीन पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 3,750। तो लॉस को हमें कंपल्सरीली ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी नुकसान कोई भी फायदा, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन के वक्त आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन आपका परमानेंट लॉस है, तो डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही मशीनरी बेचने पे जो नुकसान हुआ वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बट द कंसेप्ट इसकी उसे रिकॉर्ड कहाँ करना है, तो उसे मशीनरी में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मशीनरी बेचने पर नुकसान हुआ तो नुकसान कौन सी तरफ जाएगा, मशीनरी के क्रेडिट की तरफ। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे तो नुकसान हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, वो नुकसान बेयर कर रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट ऑल लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिट। एंड किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो नुकसान की एंट्री भी मुझे क्रेडिट साइड में करनी है ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो नुकसान की वैल्यू में उठा रहा हूं, फिर से डेट लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,750। तो मशीन बेचने पर या एसेट कोई भी, मोटर कार हो, मशीन हो, ट्रक हो, मोटर वैन हो, उसे बेचने पर आपको इस प्रकार से 3 एंट्रीज पास करनी है। डेप्रिसिएशन, मशीन बेचोगे, अब ये जो पहली 2 एंट्रीज है डेप्रिसिएशन एंड एसेट बेचने की एंट्री हमेशा क्रेडिट में आएगी। नुकसान होगा तो क्रेडिट में आएगा, फायदा होगा तो डेबिट में आएंगे। कि अगर मुझे फायदा होता, मशीन बेचने पर फायदा होता, तो उस फायदे को मैं क्रेडिट नहीं करता, उस फायदे को मैं डेबिट लिखता, क्योंकि फायदा बिंग क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होता है एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट होता है। जब फायदे वाला क्वेश्चन आएगा तब उस पर हम और डिस्कशन करेंगे। अभी टू अंडरस्टैंड, जब भी एसेट बेचोगे 3 एंट्रीज, एक डेप्रिसिएट करो, उसे बेचो एंड उस बेचने पर जो फायदा या नुकसान हुआ उसे रिकॉर्ड करो। तो मैंने यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो नुकसान विल गो टू द एसेट्स क्रेडिट, तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहिए तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, उसके नीचे ब्रैकेट करके आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। So this is how your entry will appear for selling of machine. तो यहाँ पर हमने मशीन बेच दी, मतलब यहाँ पर हमारा मशीनरी का अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। अब बस मुझे क्या करना है, अपने मशीन अकाउंट को टैली करना है फॉर द 3rd ईयर। एंड अब मेरा मशीन अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। क्यों इक्वल आना चाहिए, क्योंकि मशीन बेच दिया, अब मेरे पास कोई मशीन बची क्या, सो देयर हैज टू बी नो कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन वैल्यू। ना डेबिट बड़ा होना चाहिए ना क्रेडिट बड़ा होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप टोटल करोगे तो क्रेडिट के जो 3 आइटम है उसका टोटल आ रहा है 1,61,250 एंड डेबिट में वही एक लौता आइटम है 1,61,250। तो माय मशीनरी अकाउंट इज गेटिंग टैलीड, मतलब हमारा अकाउंटिंग इज 100% करेक्ट, राइट। मशीन बेचने पर मशीन बची नहीं ना, तो मैं मशीन अकाउंट शुड गेट टैली, तो वो टैली हो रहा है, यस और नो। तो यहाँ पर हमारा 3 साल का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है, अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में अकाउंटिंग करना है। अब जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्रीज करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल, हम वर्किंग नोट से केवल डेप्रिसिएशन की वैल्यूज उठाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड उसे इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये ज़्यादा व्हाट वी कैन से दिमाग का काम नहीं है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेप्रिसिएशन देखो, वर्किंग नोट में मैंने चार्ज किया 31 मार्च 17, उसे उठा के मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, राइट। बट मैं किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, मशीनरी पर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू मशीनरी अकाउंट। तो जो पहला डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 17, टू मशीनरी अकाउंट 3,750, राइट। इमीडिएटली इस डेप्रिसिएशन को मुझे कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑन द क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,750 एंड अब मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों साइड क्या होगा, इक्वल, दैट इज टैली होगा एट 3,750।
वेरी सिंपल। तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया, उसे P&L में ट्रांसफर किया। अब सेकेंड ईयर के एंड में 31 मार्च 18 मैंने 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसी को उठा के मैं फिर से डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 टू मशीनरी अकाउंट 15,000। इमीडिएटली इस डेप्रिसिएशन को मैं ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करूंगा P&L, तो मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ही P&L अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ही डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करूंगा, माय डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड गेट टैलीड एट 15,000। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मैंने P&L में ट्रांसफर किया, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर किया, दोनों साल मेरे टैली हो गए। अब वैसे ही तीसरे साल मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बट ऑन 1 अक्टूबर 18, क्योंकि हम साल के बीच में ही मशीन बेच रहे, तो मशीन बेचने से पहले मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो इस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा, तो मैं डेबिट में लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18 टू मशीनरी अकाउंट 7,500, राइट। अब इसी डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट 1 अक्टूबर को नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम उसे 31 मार्च यानी कि ईयर एंड में ट्रांसफर करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट 31 मार्च, तो मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को, तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 19 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। अक्टूबर को मैंने चार्ज किया, बट P&L में जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही ट्रांसफर करूंगा, दैट इज 31 मार्च 19 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वैल्यू, डेबिट की और क्रेडिट की वैल्यू विल बी सेम 7,500। एंड अब फाइनली माय डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड आल्सो गेट टैली एट 7,500 फॉर द थर्ड ईयर। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया। फर्स्ट साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, P&L में ट्रांसफर किया, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, P&L में ट्रांसफर किया, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसे भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हुआ। दिस इज हाउ योर मशीनरी अकाउंट शुड अपीयर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी अपीयर। तो इस क्वेश्चन को फिर से कम 2 बार रिवाइज करो एंड रीसॉल्व करो। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको आपके नोटबुक में सॉल्व भी करना है, तो कम से कम 1 से 2 बार और इसे रीसॉल्व करो, राइट। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इसी के अगला वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3, जिसमें हम और भी कुछ नए पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, वो सम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसे पढ़ के रखो, राइट। एंड अगर आपको समझ में आता है उसका क्या फॉर्मेट बनाया, तो फॉर्मेट बना के रखो, राइट। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।